1992 में राम गोपाल वर्मा ने रात नामक एक फिल्म लिखी और निर्देशित की, जो न केवल एक कल्ट क्लासिक बन गई, बल्कि आने वाले वर्षों में हॉरर शैली को भी परिभाषित करेगी। मैंने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी थी और अब इसे देखने के बाद मुझे लगता है कि यह भट्ट की उन अधिकांश हॉरर फिल्मों से बहुत मिलती जुलती है जो पिछले कुछ वर्षों में आई हैं और अच्छी कमाई की हैं। भट्ट की हर हॉरर फिल्म एक सख्त ढांचे का पालन करती है, जिसमें पहला भाग हमें मुख्य कलाकारों की रुग्ण दिनचर्या या रोमांस से रूबरू कराता है, जिनमें से एक व्यक्ति प्रेत बाधित हो जाता है। आधे रास्ते तक प्रेत बाधित होना पूरा हो जाता है। दूसरे भाग में फिल्म यह बताती है कि आत्मा को कैसे बचाया जाता है। यह आधा भाग प्रेत बाधित आत्मा की पृष्ठभूमि से भी संबंधित है और यह भी कि आत्मा कैसे बनी। प्रत्येक फिल्म में हमेशा एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो कथा के लिए सूत्रवाहक के रूप में काम करता है। वह निश्चित रूप से आत्मा को प्रकट करने और परिवार या व्यक्ति को उनके दुखों से बाहर निकालने में मदद करने वाला व्यक्ति होता है। यह बूढ़ा आदमी कहानी में बच भी सकता है और नहीं भी। हर फिल्म में भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति पर भूत प्रेत भगाने की क्रिया भी दिखाई जाएगी, जो एक दूसरे से अजीब तरह से मिलती जुलती होगी। अगर रात की कहानी को करीब से देखा जाए तो इनमें से हर एक विशेषता में पंथ क्लासिक द एक्सॉर्सिस्ट के कुछ अनोखे संदर्भ मिल सकते हैं। फिल्म एन.एल. आइकन 4 लोगों के एक परिवार की कहानी बताती है जो एक ऐसे घर में चले जाते हैं जो कथित तौर पर भूतिया है। मनीषा शर्मा, रेवती उर्फ मिनी, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है। आकाश खुराना उसके पिता श्री शर्मा की भूमिका निभाते हैं, जबकि रोहिणी हट्टंगड़ी उसकी मां शालिनी शर्मा की भूमिका निभाती हैं। दीपक कुशांत मिनी का सहपाठी और प्रेमी है। जिस दिन से वे घर में आते हैं, मिनी को अजीबोगरीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं जो उसे डरा देते हैं। हालांकि वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मिनी के भतीजे बंटी, मास्टर अतीत, को घर के तहखाने में एक बिल्ली मिलती है। बिल्ली के चेहरे पर एक भयानक भाव है और उसकी आंखें उसे घूर रही हैं। एक दिन बिल्ली पिता की कार के पिछले पहिए के पीछे चली जाती है और कार को पीछे मोड़ते समय दुर्घटनावश उसकी मौत हो जाती है। बंटी की जानकारी के बिना बिल्ली को पिछवाड़े में दफना दिया जाता है। मिनी पर तब अजीबोगरीब चीजें हावी होने लगती हैं जब वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप के दौरान एक आत्मा के कब्जे में आ जाती है। आत्मा का अपना एक अतीत है और वह मिनी से कुछ भयानक काम करवाती है। जल्द ही परिवार को पता चलता है कि मिनी पर भूत सवार है और वह अपने परिवार के सदस्यों के लिए खतरा साबित होने लगती है। डॉक्टरों को बुलाया जाता है, लेकिन वे पहेली को सुलझाने में असमर्थ होते हैं। एक बूढ़ा पड़ोसी शालिनी को फलकनुमा में रहने वाले शारजी ओमपुरी की सेवाएं लेने की सलाह देता है। शारजी सबसे पहले अपने गुरु से मिलने जाता है, जिन्होंने सुदूर फलकनुमा में समाधि ले ली है और हथियार के रूप में अग्नि शक्ति की राख प्राप्त करता है। शारजी फिर मिनी के घर के बेसमेंट के नीचे भूत को ढूंढता है और पाता है कि यह भूत उस महिला का है जो पिछले मालिक की रखवाली करती थी और जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। भूत का किरदार सुनंदा ने शानदार ढंग से निभाया है। दीपक को मारने की कोशिश करने वाली भूत वाली एक छोटी सी डरावनी फिल्म के बाद शारजी आखिरकार पवित्र मंत्रों और राख की मदद से उसे बेअसर कर देती है। भूत आखिरकार एक तेज चमक के साथ मिनी के शरीर से निकल जाता है। हालांकि फिल्म के अंत में हम मिनी के भतीजे को उसी बिल्ली को ले जाते हुए देखते हैं जो पहले मर चुकी थी, जो एक अशुभ भविष्य की ओर इशारा करता है। फिल्म में कुछ बेहतरीन अभिनय हैं। ऐसा करके मैं किसी भी तरह से कहानी और संपादन, छायांकन और निर्देशन को कमतर नहीं आंक रहा हूँ, जो सभी जगह पर हैं। लेकिन इस तरह की फिल्म में कथानक मुख्य रूप से कहानी की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है और यह काफी हद तक कलाकारों के अभिनय पर निर्भर करता है। रेवती बस सनसनीखेज है। वह एक सेकंड के अंश के लिए भी ओवर एक्टिंग नहीं करती है और अपने किरदार को असाधारण सहजता से बदल देती है। जिस दृश्य ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह था जिसमें वह एक डॉक्टर से बात करती है और इत्मीनान से अपने दोस्त की हत्या करने की बात स्वीकार करती है।
इस दृश्य पर विश्वास करने के लिए इसे देखना होगा। रोहिणी हट्टंगडी अगली सबसे अच्छी चीज है। एक समझदार और मजबूत माँ की भूमिका निभाते हुए अब अपनी बेटी को बचाने की जिम्मेदारी उन पर आ जाती है और वह एक असहाय माँ की भावनाओं को बखूबी सामने लाती है। फिल्म तेज गति से आगे बढ़ती है और कभी भी रुकती नहीं है। रोमांच भरपूर है और गाने लगभग गायब हैं, इसलिए नौटंकी से ज्यादा रोमांच पर ध्यान दिया गया है। वर्मा ने कैमरा एंगल के साथ प्रयोग तब तक शुरू कर दिए थे और वे फिल्म में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हालांकि यहाँ सभी प्रयोग बेहतरीन हैं और कैमरा एंगल वास्तव में आपको विशेष फ्रेम में खींच लेते हैं। उनकी कुछ बाद की फिल्मों के विपरीत, जहाँ झटकों और हिलते हुए कैमरे दर्शक और कथा के बीच कनेक्शन के लिए एक बाधा है। फिल्म में एक भयानक एहसास है जो आपको बहुत सारी बॉलीवुड हॉरर फिल्मों में नहीं मिलेगा, जो मुझे लगता है कि इसकी अभूतपूर्व सफलता और पंथ की स्थिति का सबसे बड़ा कारण था। कुल मिलाकर रात आज भी लगभग 2 दशक बाद भी एक शानदार फिल्म है। यह अभी भी अपने आप में एक बहुत ही समकालीन एहसास रखती है, जो एक क्लासिक की पहचान है। फिल्म ने एक से अधिक मौकों पर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी, जो मुझे लगता है कि कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि मैं सबसे हालिया और यकीनन डरावनी हॉरर फिल्मों का नियमित दर्शक हूँ। इसे देखिए और पूरी संभावना है कि आप सही कारणों से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 2 घंटे से ज्यादा की लंबाई के बावजूद रात की कहानी में आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम है। हमें उस महिला के बारे में लगभग कुछ भी नहीं बताया गया है जिसकी आत्मा रेवती पर कब्जा कर रही है। इस बात की कोई वास्तविक व्याख्या नहीं है कि रेवती पर कब्जा क्यों हुआ। यह भी नहीं बताया गया है कि जब दीपक उसे सड़क किनारे छोड़कर वापस आया और उसे घूरते हुए पाया तो क्या हुआ। बेशक रात आखिरकार द एक्सॉर्सिस्ट 1973 का बॉलीवुड संस्करण बन जाती है। भारतीय सिनेमा हॉलीवुड हिट्स के कथानक को चुराकर उन्हें स्थानीय स्वाद के साथ परोसने के लिए प्रसिद्ध है। हमें एक राक्षस की जगह एक मारी गई महिला की आत्मा मिलती है, लेकिन रेवती के अजीब व्यवहार, प्रेतबाधित होने के दौरान दूसरों की हत्या, उसे डॉक्टरों के पास ले जाने वाले दृश्य जो यह समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, एक पवित्र भूत भगाने वाले के प्रवेश तक, ये सभी द एक्सॉर्सिस्ट की मूल कहानी का अनुसरण करते हैं। हालांकि अगर कुछ भी हो तो रात द एक्सॉर्सिस्ट की बीबजेट प्रतियों जैसे AB 1974, बियॉन्ड द डोर 1974 और द एंटीक्रिस्ट द टेम्पटर 1974 के स्तर से नीचे है। राम गोपाल वर्मा ने बाद में द एक्सॉर्सिस्ट को एक और हॉरर फिल्म भूत 2003 में फिर से बनाया, जिसमें रात से कई समानताएं हैं। हालांकि उस समय तक वर्मा ने अपने निर्देशन कौशल को काफी हद तक निखार लिया था। साथ ही एक सीक्वल भूत रिटर्न्स 2012 भी बनाया।